हाय ऑल। सो आई वेलकम यू ऑल इन अपना लक्ष्य। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर NDA, CDS, CAPF एंड SSC एग्जामिनेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 10th, ये इक्वली इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके लिए भी। लास्ट तक रहना तो हम PYQs भी साथ में सॉल्व कर लेंगे। Just give me your 40 to 45 minutes. I'll try to complete this chapter in this 40 to 45 minutes. थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाए तो समझ लेना। चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बिफोर दैट हमें ये जानना होगा कि हमने पढ़ा मैटर। अब मैटर दो तरह का होता है, एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। ओके, अब जो प्योर होता है वो भी दो तरह का होता है। दैट इज़ वन इज एलिमेंट्स एंड अनदर वन इज कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स के बारे में हम पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं, दैट इज एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। और अब हम एलिमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, और जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो पहले तो मेटल्स के बारे में जान लो। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स को पॉजिटिव से याद रखना। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि मेटल जो होते हैं वो होते हैं डोनर, और जो कोई भी डोनेट करता है उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये तुम्हें अभी बाद में पता लगेगा। ठीक है, इनमें होता है मेटालिक लस्टर। रुको कलर चेंज करता हूँ। इनमें होता है मेटालिक लस्टर। लस्टर मतलब कि चमक। हाँ, बहुत चमक 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 दिखते हैं। अभी तुम आयरन की रॉड ले लो, वो भी चमकेगी। अभी चलो हाँ रस्ट हो गया, कोई बात नहीं, बट अगर उसको बीच से काटोगे ना, सरिया को बीच से काटोगे, तब भी उसमें बहुत ज़्यादा चमक दिखेगी तुमको बीच में। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आता है दे आर वेरी हार्ड। दे आर वेरी हार्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। आयरन को देख लो, आयरन हार्ड होता है। ठीक है, बट इसके भी एक्सेप्शन है, दैट इज सोडियम, पोटेशियम। ये सब क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। इनको तुम ईजिली नाइफ से काट कर सकते हो, इवन लिथियम भी। फिर आते हैं मैलिएबल। अभी मैलिएबल कौन कौन से होते हैं? मैलिएबल मतलब होता है जिनको तुम ठोक पीट के शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठोक पीट के तुम इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये इसकी एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है। डक्टाइल, देखो टाइल, टाइल मतलब तीली, ऐसे याद रखो, तीली तीली, जिनको तीली लाइक वायर में कन्वर्ट कर सकते हो ठोक पीट के, इसलिए मेटल्स डक्टाइल भी हैं। सोनरस हैं, मतलब आवाज़ आती है इनमें से। बेल्स वगैरह में यूज़ होती है ये प्रॉपर्टी। जब तुम स्कूल की घंटियाँ वगैरह सुनी होगी, या फिर टेम्पल्स की जो घंटियाँ होती है वो होती है सोनरस। क्यों? क्योंकि मेटल्स की बनी होती हैं। और टन टन ये जो आवाज़ आती है, इट कम्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, दैट इज सोनोरिटी। फिर आता है दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, चलो इसी के साथ अभी पढ़ेंगे हम नॉन मेटल्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? नॉन मेटल्स। ठीक है भैया, नॉन मेटल्स क्या है? जितनी प्रॉपर्टीज हमने मेटल्स की पढ़ी ना, कि ये मेटालिक लस्टर होता है, तो इनमें इनमें ये हर चीज़ नहीं होगी। ना इनमें मेटालिक लस्टर होगा, ना ये हार्ड होंगे, ना ये मेलिएबल होंगे, ना ये डक्टाइल होंगे, ना ये सोनरस होंगे। ठीक है, तो मोस्टली तुमने देखा होगा कि अब मैं मेटल पूछता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में नाम आ जाते हैं। आयरन हो गया, है ना, सोडियम हो गया। बट नॉन मेटल्स में जनरली तुम्हारे मन में नाम नहीं आते, है ना। कॉपर हो गया, मेटल्स में कॉपर हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, पोटेशियम हो गया। बट नॉन मेटल्स में जनरली तुम्हारे नाम नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये मोस्टली गैसेज होते हैं, इसलिए। ठीक है, तो आज से याद रखना नॉन मेटल्स भी, जैसे क्लोरीन हो गई, क्लोरीन गैस हो गई तुम्हारी, है S2 गैस हो गई। ठीक है, ब्रोमीन हो गया, ऐसे करके सारे हो गए। चलो, तो ये मोस्टली तुम्हें कैन बी सॉलिड और गैस। ठीक है, सॉलिड या फिर गैस में मिलेंगे। और पर एक इसका एक्सेप्शन है कि जो ब्रोमीन है वो तुमको लिक्विड स्टेट में मिलता है। ठीक, ब्रोमीन याद रखना। वैसे ही हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि ये सॉलिड होंगे, हार्ड होंगे। बट जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, दे आर वेरी सॉफ्ट। अब नॉन मेटल्स निगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि ये होते हैं एक्सेप्टर। जैसे मेटल्स थे हमारे डोनर, वैसे ये हैं एक्सेप्टर, मतलब ये एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए इनमें निगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे Cl निगेटिव, और मेटल्स का एग्जाम्पल Na पॉजिटिव। अब ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब चमक नहीं होती इनमें। बट आयोडीन, आयोडीन तुम्हें नमक के वो देखे होंगे क्रिस्टल्स, है ना, इनमें थोड़ी सी लस्ट्रस होती है। तो इसका एक और एक्सेप्शन याद रखना। इस चैप्टर में एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलो। अच्छा, नोट
नोट याद रखना सारे, जितने मैं नोट्स वगैरह कराऊंगा। नोट्स मतलब 500 की नोट, 1000 की नोट नहीं, नोट। तो अभी नोट में है ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी, सारे मेटल्स, मेटल्स की बात हो रही है यहाँ पे, सारे मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी, ये सारे रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं, क्योंकि हार्ड मैंने बताया था ना, हार्ड होते हैं। बट मेटल्स में एक तुम्हारा मेटल है दैट इज मरकरी, जो कि तुम्हारे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड स्टेट में, ठीक है। सेकेंड आता है, ये देखो तुम्हारे लिए एग्जाम्पल भी रखा है, एनी अदर मेटल एंड मरकरी। मरकरी का अलग देखो कैसे हो रखी है, लिक्विड बन रखा है। चलो आगे आते हैं नोट 2। अभी नोट 2 तुम्हारे मेटल से रिलेटेड है। जब मैंने तुम्हें बताया कि इनका हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट दो मेटल और हैं दैट इज गैलियम एंड सीजियम, इनका बहुत ज़्यादा कम लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इवन तुम इनको अपने पाम में रखोगे ना तो इट गेट मेल्ट्स। ये देखो, ये तुम्हारा गैलियम है और ये मेल्ट हो जाएगा जैसे ही तुम अपने पाम में रखोगे, ठीक है। और ये याद रखना, सीजियम और गैलियम ये तुम्हारे एटॉमिक क्लॉक्स में भी यूज होते हैं, एटॉमिक क्लॉक्स में। लास्ट सीडीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है एटॉमिक क्लॉक से रिलेटेड, है ना, इन दोनों मेटल्स का जिक्र भी किया था उसमें। चलो नोट 3, कार्बन इज ए नॉन मेटल। अभी कार्बन जो है नॉन मेटल, अभी कार्बन में देखोगे उसकी एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 2,4। अब ये 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है, ठीक है। बट इसको हम नॉन मेटल की कैटेगरी में इसलिए रखते हैं क्योंकि इसकी मोस्टली प्रॉपर्टीज जो है वो नॉन मेटल से सिमिलर है, ठीक है। बट कार्बन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हमें मिलता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला है इसका फॉर्म डायमंड है, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है ब्लैक मिनिस्टर फुलेरीन, जिसको फुलेरीन के नाम से भी जानते हैं। तो अभी इस चैप्टर में हम डायमंड और ग्रेफाइट को लेके थोड़ा सा चलेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में भी थोड़ी थोड़े क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। अब कार्बन के बारे में जान लो। कार्बन बताया मैंने 6 इसका एटॉमिक नंबर है। अब डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है और ग्रेफाइट सॉफ्ट है तुम्हारा। और डायमंड का जो है बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, वेयर एज ग्रेफाइट का भी बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। कितना? डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट है 3500 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज ग्रेफाइट का है 3600 डिग्री सेल्सियस। तो एक सिमिलरिटी है यहाँ पे। इवन मेरे को लगता क्या था कि भाई डायमंड जो है बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका, और ग्रेफाइट ऐसा सॉफ्ट सा है तो इसका बहुत ज़्यादा कम होगा। बट देखो भाई, मेल्टिंग पॉइंट में उल्टा केस है, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, वेयर एज डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम है। अब डायमंड जो है कोई कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, वेयर एज ग्रेफाइट जो तुम्हें तुम्हारी पेंसिल्स की लीड में मिल जाता है, दैट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब ये देखो, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर शो करती है, वेयर एज नॉन मेटल ऑक्साइड शोज एसिडिक नेचर। क्या है अब मेटल ऑक्साइड्स के बारे में जानूं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना, वाटर में नहीं मिलेगी भाई, वाटर में नहीं मिलेगी। बट कुछ हैं जो डिजोल्व हो जाती हैं। कौन कौन सी? Na2O और K2O, ठीक, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। जब हम सोडियम ऑक्साइड को वाटर से मिलाएंगे तब ये बेस बना देता है। वैसे ही जब हम पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर से मिलाएंगे तब ये बेस बना देता है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो ये याद रखना, मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट वेयर एज 2 are the exception cases that are sodium oxide and potassium oxide that are very soluble in water and they get formed in bases, ठीक है। अब चलो कुछ सवाल तुम्हारे लिए। मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मेटल की बात हो रही है, कौन सा? गुड, मरकरी। अच्छा, मरकरी का सिंबल बताना जरा, Hg। लोग गलत करते हैं, ठीक है, उनको लगता है अरे MM से कुछ होगा, Hg होता है भैया। बहुत सिंपल से सवाल है, आया हुआ है तुम्हारे एग्जाम्स में। अभी अगर मैं इसकी जगह मेटल की जगह बोलता नॉन मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तुम्हारा आंसर होता ब्रोमीन, ठीक, Br। अरे भैया पढ़ाया था, ये देखो, ब्रोमीन इज ओनली लिक्विड, ठीक है। अब मेटल दैट कैन बी ईजिली कट विद अ नाइफ, अगर एक पूछता तो हम सोडियम लिखते, बट और भी हैं, पोटेशियम भी है, इवन लिथियम भी है, इनको हम ईजिली नाइफ से काट सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनको यूज़ मत करना भाई घर में कि काटना वाटना लगो, क्योंकि जो सोडियम और पोटेशियम है ये काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकते हैं, और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गए तो फिर ये फट सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। मेटल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट,
सिल्वर एंड कॉपर, इवन गोल्ड भी है। बट अगर मैं बोलूँ इन तीनों में किसको तुम यूज़ करोगे वायरिंग करने के लिए, तो तुम बोलोगे कॉपर, क्योंकि भाई एजी और एयू देख रहे हो कितने महंगे महंगे हैं। अगर इनको तुम यूज़ करने लग जाओगे तब तो बिक चुके हैं, ठीक है। तभी हम कॉपर को एकदम रिफाइन करके अच्छा सा मेटल बनाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे मेटलर्जी में, एंड देन हम इसको कॉपर को यूज़ करते हैं एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मेटल विच आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं लेड, दैट इज Pb, एंड Hg, दैट इज मर्करी। तो दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इवन दे आर मेटल्स, और हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि मेटल्स जो होते हैं वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बट दो मेटल्स तुम्हारे ऐसे हैं, दैट इज Pb एंड Hg, जो कि बहुत ज़्यादा बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं? दोज ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक एज वेल एज बेसिक, दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अभी हमने ये पढ़ा था कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अभी एल्युमिनियम क्या है? Al3 पॉजिटिव, जिंक क्या है? Zn2 पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन लगा है तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? मेटल। और मेटल ऑक्साइड्स क्या होती हैं? बेसिक नेचर में होती हैं, है ना। अब दोनों तो है बेसिक नेचर में, ठीक है, बट ये दोनों एक्सेप्शंस हैं, दैट इज अलीजी, ऐसे याद रखना, अलीजी है, अलीजी, अलीजी, एल्युमिनियम एंड जिंक, ये दोनों क्या है? बोथ एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर शो करती हैं, इसलिए इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। अलीजी, अलीजी याद रहेगा, अलीजी, अलीजी याद रखो भाई, अलीजी, अलीजी, ठीक है, याद रखना। चलो आगे आते हैं। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, सच मेटल ऑक्साइड्स which react with both acids as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxides, ठीक है। चलो अलीजी याद हो गया। एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड बोथ आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, बेसिकली दे बोथ आर एन बेसिक ऑक्साइड्स, बट ये काउंट होते हैं हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड में, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर शो करते हैं, दैट इज एसिडिक एंड बेसिक। अब आते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स क्या होते हैं? दैट आर बेसिक मेटल्स, कि कुछ और होते हैं? नहीं भाई, एल्कली मेटल्स क्या होते हैं? एल्कली मेटल्स तुम्हारे तीन हैं, मतलब हैं तो बहुत सारे, लाइक जब तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, पहले तो तुम ये याद रखो, एल्कली और एल्कलाइन अलग अलग चीज़ है, ठीक है। एल्कलाइन तुमने बेस वाला पढ़ा था, ठीक है, जब बेस में पानी मिला दोगे तब तुम्हारे एल्कलाइन बन जाता था। और एल्कली कुछ मेटल्स हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स, ये तुम्हें तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे, दैट इज़ ये हेलिना के रब से फरियाद, ये लीना के रुबेडियम, ठीक है, ओ फरियाद, ये क्या होते हैं आगे पता नहीं, ठीक है। तो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, ये सारे तुम्हारे एल्कली मेटल्स हैं। तो अभी ये जो लीना के हैं, ये बहुत ज़्यादा ईजिली कट कर सकते हैं हम नाइफ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा कम डेंसिटी है। अभी डेंसिटी कैसे बहुत ज़्यादा कम है, और तुमको एक चीज़ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स मिस हो गया है, इसको यहाँ पे लिख लो। जो तुम्हारे मेटल्स है ना, मेटल्स की बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। और जो तुम्हारे नॉन मेटल्स होते हैं ना, दे आर वेरी लो डेंसिटी, हैविंग लो डेंसिटी। अभी डेंसिटी क्या होता है, ये क्या है, क्या बता रहे हो? अब देखो इधर समझो थोड़ी देर। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अभी मान लो मैंने एक दो वो लिए कंटेनर लिए, ठीक है, दोनों बराबर है। एक मैंने मेटल रखा और एक मैंने नॉन मेटल रखा। अभी नॉन मेटल मोस्टली गैसेज है, मैंने गैस रख दी कोई सी भी, मान लो मैंने रख दी क्लोरीन गैस। और मेटल में मैंने एक मेटल रख दिया, जैसे इज आयरन, ठीक है, आयरन रख दिया Fe2 पॉजिटिव। अब जब मैंने आयरन रखा तो अभी वॉल्यूम तो दोनों का सेम था, डिफरेंस क्या हो सकता था? मास में। अब जब हम आयरन रख रहे हैं, आयरन के टुकड़े याद सोचो, आयरन के टुकड़े कितने भारी होते हैं। आयरन के टुकड़े रख के मैंने इसमें, अब ये बहुत ज़्यादा भारी हो गया, मान लो 10 kg का हो गया, और इसमें तो गैस भरी है, इसमें गैस भरी क्लोरीन गैस, इसका क्या ही वजन होगा। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई? जिसका मास ज़्यादा हुआ। तो मास किसका ज़्यादा हुआ? सॉलिड का, मतलब मेटल का। तो मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट रह गया था, तो मेरे को लगा बता दो। अब देखो इनकी बहुत ज़्यादा कम डेंसिटी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स, ठीक है। और इनका बहुत ज़्यादा कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों मेल्टिंग पॉइंट कम होता है? क्योंकि ये ईजिली कट हो सकते हैं। इसका मतलब कि ये पूरे सॉलिड फॉर्म में है नहीं, और इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम है,
अब आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, जो कि मैंने तुम्हें एक क्लास में पढ़ा चुका हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज़ जब शायद मैंने केमिस्ट्री की पहली क्लास ली थी शायद वही, तो उसमें हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी थी और मैंने तुमको याद भी कराई थी बहुत अच्छे से। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ पीटे। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ पीटे। इसको तुम अपनी कॉपी में लिख लो ऐसे ही और इसको रोज रोज पढ़ा करो। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ पीटे। तो अभी जो रिएक्टिविटी सीरीज है इससे हमने ये पढ़ा था कि जो ऊपर वाला मेटल है वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगा, वेरेज जो नीचे वाला मेटल है वो बहुत ज़्यादा लो, बहुत मतलब कम रिएक्टिव होगा ना, बहुत बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव होगा। और जो ऊपर वाले मेटल्स होंगे वो अपने से नीचे वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर देंगे। और ये चीज़ हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है, तो अभी अब हम पढ़ेंगे कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये पानी से कैसे इनका रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अभी आओ इन चार में ज़्यादा फोकस रखना। किसमें? काशी में, नाथ में, का में और माली में। ठीक, मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अलग से इसीलिए बता रहा हूँ कि तुमको याद हो जाए। ठीक है, अब ये क्या है, जो के और एन ए हैं ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, पक्के दोस्त। ठीक है, बहुत ज़्यादा पक्के दोस्त हैं। अब ये क्या है, ये आए हुए हैं एक अपने घर में, जो के है वो अपने घर में लाया हुआ है अपने दोस्त एन ए को। ठीक है, अभी क्या है, दोनों जाते हैं नहाने के लिए अलग अलग बाथरूम में, सेम बाथरूम में नहीं, अलग अलग बाथरूम में। तो अभी क्या है कि जो के और एन ए है बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, क्योंकि के जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, तो के का दोस्त भी, अब मम्मी और बचपन में बताया जाता है ना, जैसी संगत तुम्हारी रहेगी वैसे तुम्हारे दोस्त रहेंगे। तो भाई ये जो तुम्हारा एन ए दोस्त है ये भी बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज का आदमी है। तो अब जब तुम लोग ठंडे पानी से नहाते हो ना तो तुम्हारे अंदर से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है और तुम फायर को कैच कर सकते हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट कर देते हो, इसीलिए तुमको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है कि तुम एक्सीडेंटल फायर्स को प्रिवेंट कर सको। ठीक है, तो के और एन ए को रखा जाता है केरोसिन ऑयल में, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज के आदमी हैं और हमेशा कोल्ड वाटर से नहाते हैं। अब जो गर्म मिजाज का आदमी होगा वो हमेशा कोल्ड वाटर से नहाएगा। ठीक है भाई, अब जब भी ये हीट रिलीज करेगा, ठीक है, तो जो भी इसमें H2 निकलेगा, H2 गैस निकलेगी, तो ये क्या करेगी, फायर को कैच कर लेगी, और जिससे कि जो मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इनमें फायर वायर निकलती है, आग 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 निकलती है गर्म मिजाज के आदमी। अब सीए क्या है, सीए इनके चाचा हैं, सीए से चाचा। अब इनके चाचा भी इन्हीं घर में रुके हुए हैं। अब ये दोनों भी थोड़े से गर्म मिजाज के आदमी हैं, मतलब ये दोनों तो थे काशीनाथ, मतलब के और एन ए गर्म मिजाज के आदमी थे, और जो सीए हैं इनके चाचा हैं ये भी थोड़े से गर्म मिजाज के आदमी, पर इतने नहीं हैं, मतलब थोड़े से लेस वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। बट ये भी नहाते हैं किससे, ठंडे पानी से। ठीक है, ठंडे पानी से। ठीक है भैया, आगे बताओ। इसमें भी हीट रिलीज होती है, बट जो ये है H2 है ये फायर को कैच नहीं करती है। अब आते हैं माली। अब इनके घर में एक माली है, ठीक है, काशीनाथ का माली। अब ये जो माली है ना ये बड़ा ही गरीब घर से है, तो इसका मानना है कि भाई तुम लोग ठंडे पानी से नहा रहे हो, कोई बात नहीं, ठंडियों का मौसम है, ठंडियों का मौसम है। ठंडियों कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है, ठंडियों डियों, ठीक है, ठंडियों का मौसम है। अब सारे कोल्ड वाटर से नहा रहे थे, नहीं नहीं गर्मियों का सॉरी गर्मियों का मौसम है, अच्छा हुआ हिंदी भी नहीं आती मेरे को। गर्मियों का मौसम है और सारे लोग जो है वो कोल्ड वाटर से नहा रहे हैं। अब जो माली है वो गरीब आदमी है, उसको कहाँ पे ठंडा पानी मिलेगा, तो ये बेचारा वही गर्म पानी जो टंकी से निकल रहा है उसी गर्म पानी से नहा रहा है। ठीक है, तो Mg से याद रखना, Mg हमेशा हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। और अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये जो फ्लोटिंग है इसका भी बताता हूँ मैं। अब आए अली जी बताया था ना, अली जी, जिसमें एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक थे। तो अली जी जो हैं वो स्टीम से नहाएंगे। अली जी कौन थे, जो तुम्हारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी थे। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं अली जी। ठीक है, और जो बाकी है पीबी से लेके नीचे तक ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, इसीलिए इन मेटल्स को हम यूज़ करते हैं, लाइक Ag, Au और प्लेटिनम को हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, ये समझ में आया, फिर से एक बार समझा दूँ। ठीक है, अब 1 मिनट रुको, अब समझ में आ जाएगा। मैंने तुमसे कहा कि 4 मेटल को अपने दिमाग में रखो, काशी, नाथ, का, माली।
अब जो काशी और नाथ है ना, मतलब के और एन ए, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, स्कूल टाइम से दोस्त रहे हैं। ये काशी जो है, मतलब ये जो के है, ये अपने घर में इसको बुलाता है एन ए को कि आओ चलो भाई घर में तुमको सबसे मिलवा देता हूँ। अब ये दोनों है गर्म मिजाज के आदमी, इनकी हो गई है लड़ाई बाहर। अभी घर में आते हैं, पहले नहाते ठंडे पानी से, ठीक है, कोल्ड वाटर से लोग नहा रहे हैं, ठीक है। अब जब कोल्ड वाटर से नहा लेते हैं तो अब ये फायर को कैच कर लेते हैं ईजिली, ठीक है, क्योंकि H2 गैस जो है वो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेती है। तो ये बहुत ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करते हैं। अब जो तुम्हारे चाचा हैं, इनके चाचा जो हैं, चाचा भी गर्म मिजाज के आदमी, क्योंकि भाई जो बेटे का खून है वही चाचा का भी खून है, ठीक है। तो चाचा जो है वो भी गर्म मिजाज के आदमी, पर इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं वो, ठीक है, लेस वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी H2 गैस रिलीज करते हैं, बट ये हीट नहीं कैच करते, हीट को कैच नहीं करते हैं। अब आए माली साहब कौन है? गरीब आदमी, इस घर में रहता है। अब गर्मियों का मौसम है, सब लोग ठंडे पानी से नहा रहे हैं, इस बेचारे को टंके का पानी मिलता है, मतलब ये हॉट वाटर से नहा रहा है, ठीक थी। ये थी एक घर की कहानी जिससे तुमको 4 मेटल्स याद हो गए, और बाकी के याद ही हैं। अलीजी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं जो कि रिएक्ट विद स्टीम करते हैं, ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, और जो बाकी नीचे वाले हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते। अब मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। जो तुम्हारे Ca और Mg है ना, Ca और Mg, ये दोनों फ्लोट करते हैं, ये दोनों फ्लोट करते हैं, ठीक है। कैसे? क्योंकि जो बबल बना है इनका, ये इनकी, मान लो ये मेटल था, अब जो H2 गैस का बबल बनता है ये इनकी सरफेस में आ जाता है, रिएक्ट कर जाता है, मतलब चिपक जाता है। और जैसे ही बबल ये चिपक जाता है सरफेस में, तो क्या होता है, फिर ये फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। तो ये दो जो मेटल हैं, चाचा और माली, ठीक है, ये दोनों क्या कहते हैं, स्टिक हो जाते हैं, और सरफेस में क्या होते हैं, इनको शांत करा दो, इनको जाके बोल दो कि थोड़ा सा धीमे करिए, थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, यस, ठीक है। तो उनको बोल दो कि थोड़ा सा धीरे करना है, आवाज़ आ रही पढ़ाने में। तो भाई हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि हाँ, जब ये मेटल में थोड़ा सा ये आ जाएगा, H2 गैसेज आ जाएंगी, तब ये मेटल तुम्हारा फ्लोट करने लग जाता है। तो सिर्फ 2 मेटल है, Ca और Mg, ये फ्लोट करने लग जाते हैं। अब अगर मैं पूछूं कि फास्टेस्ट फॉर्मेशन ऑफ बबल्स किस में होता है, तो ये होता है Mg में, ठीक है, जो हॉट वाटर से नहा रहा है, ठीक है, माली में ये तुम्हारा हॉट फॉर्मेशन ऑफ बबल्स बहुत जल्दी होता है। तो आई होप ये तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब तो नोट्स हैं, अब तो आसान है चैप्टर, थोड़ा सा आगे और मिलेगा। मेरे को पता है कि ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा तुम्हें चैप्टर, क्योंकि थोड़ा है ही है ऐसा चैप्टर, ठीक है, पर पढ़ लो क्योंकि आता है तुम्हारे एग्जाम से। एट एन ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। अभी ये कहाँ पे हैं, ये यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, इनकी बात कर रहा है। आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इनमें हमेशा मतलब इनको ऐसा ऑर्डिनरी टेम्परेचर में रख दोगे ना कहीं पर भी, तो ये अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, ठीक है, जो कि लाइक ईजिली भी हो, मतलब तुमने एक वो देखा होगा पहले ही चैप्टर में, मैग्नीशियम रिबन का एक एक्टिविटी, कि हम उसको पहले सैंड पेपर से घिसते हैं। क्यों घिसते हैं मैग्नीशियम को सैंड पेपर से? क्योंकि वो अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। अब हमको असली मेटल तो है नहीं हमारे पास तो है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभी पहले हम ऑक्साइड की लेयर को हटाएंगे, तब हमें मेटल मिलेगा। इसीलिए इनमें जो होता है, इनमें सब में एक ऑक्साइड की लेयर लग जाती है अपने आप, ठीक है, ऐसे ही टेम्परेचर में। तो उसको पहले हटाते हैं, और नहीं भी हटाओगे तो ये लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो तुमको मेटल को बचाती है फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो याद रहेगा ना कि मेटल्स होते हैं MgL, Zn, Pb, इनमें एक ऑक्साइड की लेयर पहले से लगी होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, जो कि इनको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाती है। अब जो तुम्हारे सिल्वर एंड गोल्ड हैं, ये तुम्हारे ऑक्साइड की लेयर नहीं फॉर्म करते हैं, इसीलिए तुम इनको यूज़ करते हो एज अ ज्वेलरी में। अभी मान लो तुम कोई चीज़ सामान खरीद के लाए, कोई मान लो मेटल खरीद के लाए और तुम बढ़िया गले में उसको पहन रहे हो, और उसमें ऑक्साइड की लेयर लग जाए, वो गंदा दिखने लग जाए, तो क्या तुम उसको लोगे? नहीं लोगे। इसीलिए गोल्ड ऐसा है मेटल जिसको तुम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें ऑक्साइड की लेयर नहीं होती है, ठीक है। इवन एट हाई टेम्परेचर, उसमें हाई टेम्परेचर लगा दोगे तब भी ऑक्साइड की लेयर नहीं चिपकने वाली उसमें। अब क्या है एनोडाइजिंग? एनोडाइजिंग क्या है? अभी तुमने देखा ऑक्साइड की लेयर चिपकती है मेटल में। जब हम एल्यूमिनियम की लेयर किसी लाइक इट्स एन काइंड ऑफ एन ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, जब ये एल्यूमिनियम की लेयर किसी भी मेटल में चिपका देते हैं हम,
उस प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। ये कैसे एनोडाइजिंग का प्रोसेस होता है, H2SO4 से हमें इलेक्ट्रोलिसिस कराना होता है। अभी इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस होता है। एनोड तुम्हारा होता है पॉजिटिव, इसमें तुम्हारे एल्यूमिनियम आ जाता है, ठीक है। और कैथोड जो होता है वो तुम्हारा अदर मेटल में चला जाता है, ठीक है। अब आते हैं मेटल। एनोडाइजिंग प्रोसेस याद हो गया ना, एल्यूमिनियम की लेयरिंग, बस इतना याद रखना। अब जब मेटल और वाटर रिएक्ट करते हैं तब बनता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मान लो हाँ लाइक Na है मेटल, H2O वाटर, ये बन जाएगा Na2O प्लस H2, ठीक। अब मेटल ऑक्साइड जो है, जब जो मेटल ऑक्साइड तुम्हारी आई दैट इज Na2O, अब ये जब फर्दर रिएक्ट करेगी वाटर से तब ये बनाएगा बेस दैट इज NaOH, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्लियर। ये देखो एग्जाम्पल भी लिखा है, पोटेशियम वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, H2 और हीट एनर्जी। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, HNO3 ये क्या था तुम्हारा, वीक एसिड। वीक एसिड होता है HNO3 इज योर वीक एसिड। देखो HNO3 तो यूज होता है तुम्हारा एक्वारेजिया में, ठीक है। एक्वारेजिया में दो मेटल्स होते हैं, लिख देता हूँ। एक्वारेजिया में दो एसिड यूज होते हैं दैट इज HCl एंड HNO3। और HCl होता है 3 रेशियो में और HCl होता है 1 रेशियो में, ठीक है। इसको इवन पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था, अब तो एक्वारेजिया का यूज़ भी नहीं होता। तब क्या किया जाता था, एक्वारेजिया यहाँ पे रखा हुआ है, उसमें गोल्ड डाल दो, गोल्ड साफ होके निकल आता था। बट होता ये था कि गोल्ड की ऊपर की जो लेयर होती थी ना, वो इस एक्वारेजिया में जाके डिजॉल्व हो जाती थी, इतना भयंकर ये एसिड था, ठीक है। तो अब तो इसका यूज़ होना बंद हो गया है क्योंकि एक तरीके से गोल्ड घटा ही रहा है। तो अभी HNO3 जो है वो तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि तुम्हारा ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, H2 गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद HNO3। अब जो भी है, जब भी हम किसी मेटल को अभी रिएक्ट कराते हैं, यहाँ भी हमने देखा ना, मेटल को जब भी हम रिएक्ट करा रहे हैं HNO3 से, ठीक है, जब भी हम HNO3 से मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो उससे H2 गैस नहीं निकलती है, ठीक। मेटल से रिएक्ट कराओगे HNO3 को, कभी भी H2 गैस नहीं निकलेगी। बट एक एक्सेप्शन है दैट इज मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। इसको नोट कर लो, लिख लो, क्योंकि क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में इवन UPSC एंड इवन CBSE ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से पूछते हैं, ये पूछते हैं तुम्हारे एक्सेप्शन से। मैग्नीशियम एंड Mn दैट इज मैग्नीज, ये जब HNO3 से इनको रिएक्ट कराओगे तब ये H2 गैस देंगे, ठीक है। ठीक है, आगे आओ। एक्वारेजिया मैंने बता दिया, HNO3 और HCl ये 1:3 में होता है। और अगर 3:1 में बोले इसका मतलब HCl यहाँ पे है और HNO3 यहाँ पे, ठीक है। इसको रॉयल वाटर बोलते हैं। रेजिया का मतलब होता है रॉयल और वाटर मतलब एक्वा, ठीक है, रॉयल वाटर। और ये हाईली कोरोसिव होता है, इसीलिए इनको ज्वेलरी के टाइम में यूज़ किया जाता था। अब आओ इधर, ये क्या है, आई एम लीविंग यू फॉर अनदर मेटल बट बेबी व्हाट्स ही गॉट दैट आई डोंट इज हायर अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज मोर रिएक्टिव OH। ओ देखो देखो, हाँ ये मतलब इन्हीं की बात कर रहा है, जो ऊपर मेटल्स हैं उनके लिए मैं तुम्हें डिस्प्लेस कर रही हूँ। एक काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के वो दिया हुआ है, मीम दिया हुआ है। अब तुम्हें याद रखने हैं 1 से 30 तक के एलिमेंट्स। 1 से 30 तक के एलिमेंट्स एग्जाम में पूछता नहीं, बट तुम्हें याद रहेंगे तो तुम उनके एटॉमिक नंबर, ठीक है, और क्या निकाल सकते हो, उनका इलेक्ट्रॉन, उनके प्रोटॉन, उनके न्यूट्रॉन। फर्दर ये आगे आएगा, इनको हम आगे पढ़ेंगे कैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन और ये सब निकालते हैं, ठीक है। और क्या निकाल सकते हो तुम इनसे, पॉजिटिव कौन है, मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन सा है, ठीक है। तो अभी ये देखो कैसे याद रखना, हा ही लीबे। अब जो भी तुम्हारी ट्रिक हो भाई, मतलब मेरे को तो ऐसे भी याद है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाँ, बट मेरे को ये इजी थोड़ा सा लगता है। हा ही लीबे बकनोफनी, हा ही लीबे बकनो फनी नामक अलसी PS क्लर्क का, ठीक है। हाही लीबे बकनोफनी नामक अलसी PS क्लर्क का, ये हैं तुम्हारे 20 तक के एलिमेंट्स, ठीक। इसके आगे है
साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। ये तुम्हारे 30 तक के एलिमेंट्स। ठीक है, तो हाही लीबे बकनोफनी नामा गलसी पीएस क्लर्क का साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। ठीक है, तो ये तुम्हारे 30 तक के एलिमेंट्स हैं। अभी मैं अगर बोलूँ कि क्लोरीन क्या है तो तुम बोलोगे नॉन मेटल। कैसे? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ये देखो यहाँ 17 है, 20, 19, 18, 17। 17 मतलब अभी ऑक्टेट बताऊंगा। इसका मतलब 2, 8 और 7। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 है इलेक्ट्रॉन्स है। इसको एक चाहिए। 7 लूज करना आसान है या एक लेना आसान है? तो तुम कहोगे एक लेना आसान है, जबकि 7 लूज करना कठिन है। तो एक लेना आसान है। और जो एक्सेप्ट कर रहा है एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट कर रहा है एक्सेप्टर, वो क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। इसीलिए इनमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इतना समझ में आया? थोड़ा डीप पढ़ेंगे बाद में। अब देखो स्टेबल ऑक्टेट। अभी ऑक्टेट क्या होता है ये भी अगले ही चैप्टर में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा देख लो। शेल्स होती हैं, ठीक है, ऐसे करके नील बोर ने बताई थी, K, L, M और N। इनमें क्या होता है? L में इनमें हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। तो जो K सेल में है वहाँ 2 आ सकते हैं, L में 8 आ सकते हैं, M में 8 आ सकते हैं, N में 8 आ सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, मतलब फॉर्मूला तो एक वो होता है 2, 18, 2, 8, 18, 32 वाला, बट जो मेन हमें है वो 2, 8, 8, 8 भरने रहते हैं। ठीक है, तो अभी इधर देखो। अभी मान लो मैंने बोला Na, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 मतलब कि 2 1 उसमें रख गए। अब 8 फिर 1 भर गया और बचा 1, है ना। 2, 8, 10, 1, 11। अब 1 इसके लिए छोड़ना आसान है या 7 लेने आसान है? तो 7 लेने मुश्किल है, 1 छोड़ना आसान है। इसलिए जब ये 1 दे देगा मतलब डोनेट कर देगा, तो इनमें लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज मतलब कि मेटल। पहली लाइन थी ये, मेटल। ठीक है, तो ऐसे होता है तुम्हारा स्टेबल ऑक्टेट। अभी जो तुम्हारे मेटल्स, जो तुम्हारे इनर्ट गैसेज हैं, या फिर उनको नोबल गैसेज भी बोलते हैं, नोबल गैसेज, मतलब ये रिएक्ट नहीं करती किसी से, जो कि हैं तुम्हारी हीलियम, ठीक है, और कौन है? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ठीक है, ये तुम्हारी कौन है? इनर्ट गैसेस। इनके जो ऑक्टेट है कंप्लीट होते हैं। जैसे इसके पूरे 2 के 2 रहेंगे। नियॉन देखो कहाँ पे है? नियॉन ये है, और नियॉन का देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 है। 10 मतलब कि 2 और 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। आर्गन देखो 18, ठीक है, तो 2, 8 और 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। वैसे इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। तो ये होते हैं इनर्ट गैसेस, ये होते हैं स्टेबल, एकदम स्टेबल। और कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल कर सकता है बाय डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो कि मैंने अभी तुम्हें बताया Na और Cl का एग्जाम्पल। ठीक है, तो नोबल गैसेस भी यहीं पे हो गया, यही है नोबल गैसेस। ठीक है, आगे आओ। अब एक ज़रूरी बात, जो तुम्हारे मेटल होते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं तो इनमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये मैंने तुमको बताया था ऊपर। और जो नॉन मेटल होते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इनमें निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ाओ। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने खाली स्पेस दिया है कि मैं तुम्हें कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स बता सकूँ। ठीक है, तो अब कुछ मेटल्स हैं दैट आर सोडियम, है ना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम। ठीक है, नोबल गैसेस बताइए अभी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। ठीक, नॉन मेटल्स कौन कौन से हो गए? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, अभी सल्फर पता है क्या होता है? चौक देखिए तुम, चौक, येलो कलर की चौक, दैट इज सल्फर। मतलब ऐसा दिखता है वो। सल्फर, क्लोरीन, दे आर नॉन मेटल्स। अरे भाई यार, Cl दो बार।
मेरी कजिन बैठी हुई है, बोल रही CL 2 बार लिख दिया। चलो कोई नहीं, चलो आगे आओ। अच्छा ये बताओ मेरे को, हाइड्रोजन किस में आएगा? हाइड्रोजन किस में आएगा भैया? बताया था मेटल, नॉन मेटल्स में आएगा। अच्छा ये बताओ कार्बन किस में आएगा? कार्बन भी नॉन मेटल में आएगा, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना। अब आओ आगे, NaCl। NaCl तुम्हारा है, देखो Na कैसे बना, 2 8 1 1 ये दे देगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, Cl 1 ले लेगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। तब अगर इन दोनों की बॉन्डिंग करा दोगे तो NaCl का बॉन्ड बन जाएगा। कैसे बनता है बता दूं क्या? थोड़ा सा देख लो। Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास 1 2 3 4 5 6 और 1 7 है। अब जब ये एक इससे ले लेगा, Cl ने एक इससे ले लिया और Na ने बाकी ले लिया इससे, ठीक है। तो Na का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसने 7 ले लिए या इसने 1 दे दिया और इन्होंने 1 ले लिया, तो दोनों का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब ये NaCl बनता है, ठीक है। चलो आगे आओ। अभी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधा होता है NaCl। जब हम इनको पानी में डालेंगे या फिर इसकी मोल्टन स्टेट, यानी NaCl को, मतलब नमक को जब हम गर्म कर देंगे या फिर मोल्टन स्टेट में ला देंगे, तब इनके हम आयंस को अलग अलग कर सकते हैं, मतलब Na और Cl को हम सेपरेट कर सकते हैं, या तो पानी में मिला के या तो मोल्टन स्टेट में ला के। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधा है, तो इसको मतलब तब इसके आयंस को अलग करना इतना ईजी है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दुनिया का सेकेंड मोस्ट तगड़ा फोर्स है, ठीक है। और इससे ऊपर कौन है? न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स सबसे तगड़ा फोर्स, फिर सेकंड सबसे तगड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधा हुआ है और ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो मेटल्स या नॉन मेटल्स आपस में शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स की बनते हैं, दैट आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। ये देखो इधर मैंने ये भी लिख रखा है, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये लाइन याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, मेटल टू अ मेटल लिख देगा या नॉन मेटल टू अ मेटल लिख देगा। तो ये याद रखना, ऑर्डर याद रखना, मेटल से नॉन मेटल में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तब हम उसको बोलेंगे आयनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आयनिक कंपाउंड्स की, जो कि तुम्हारे एग्जाम से पूछी जाती हैं। तो हम एक एक करके सारी इनको पढ़ेंगे। तो पहली तो है कि ये रहेंगे सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड्स रहेंगे तो रहेंगे हार्ड, ठीक है। अब क्यों रहेंगे सॉलिड्स? क्योंकि ये बंधे हुए हैं एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जो कि था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। Na पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है। एक आयनिक कंपाउंड NaCl ले लो, मतलब इसको दिमाग में रख के चलो, ठीक है। तो सॉलिड्स होंगे, हार्ड होंगे, क्यों? क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव आयंस होंगे। दूसरा पॉइंट, अब अगर हार्ड है तो इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि हार्ड है भाई, जो चीज़ हार्ड होती है उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तीसरी चीज़, ये जनरली ब्रिटल होंगे। ब्रिटल मतलब कि आसानी से तोड़ सकते हो तुम। नमक का टुकड़ा लाओ, है ना, गायों को खिलाया जाता है बड़े बड़े नमक के टुकड़ों को, हाँ शायद, कैसे खिलाया जाता है क्या पता नहीं। तो नमक का टुकड़ा लाओ, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, उसमें हैमरिंग करोगे तो ये टूट जाएगा, है ना, पीसेज में टूट जाएगा। तो इसका मतलब होता है ब्रिटल है ये बहुत ज़्यादा। तो जो तुम्हारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट आर जनरली ब्रिटल और इट कैन बी ईजिली ब्रेक डाउन इनटू पीसेज, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे लिखो, ये जो होते हैं सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। अब ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला तो ये जो होते हैं वाटर में सॉल्यूबल होंगे। तुम नमक को लो, पानी में डाल दो, घुल जाएगा। बट जब तुम नमक को केरोसिन या पेट्रोल में डालोगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सॉल्यूबल, ठीक है। तो दे आर वेरी इनसॉल्यूबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम इस आयनिक कंपाउंड को सॉलिड में रखेंगे तब ये इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट करेगा। वेरएज जब हम इसको मोल्टन या फिर इसको लिक्विड फॉर्म में डाल देंगे तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। मैं एक छोटा सा यहाँ बता देता हूँ तुमको, लाइक मैंने ये देखा हुआ है यूट्यूब वीडियो में कैसे होता है ये चीज़। मतलब एक बंदा है, उसने नमक की एक बाउल ली, ये नमक है, इसमें नमक रखा हुआ है, ठीक है, नमक पूरा भरा हुआ है, ये नमक है इसमें।
ठीक है, यहाँ पे पानी रखा हुआ है, वाटर है, ये NaCl है, ठीक है, और बैटरी है, मतलब जिससे वो चेक करने वाला है। तो जब वो NaCl में अपने पॉजिटिव निगेटिव लगाता है, बल्ब के साथ कनेक्ट रहती है वो, ठीक है, तो बल्ब जो होता है वो ग्लो नहीं करता, क्योंकि NaCl अपने सॉलिड फॉर्म में है, और सॉलिड फॉर्म में वो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी। बट जैसे ही वो NaCl को, और फिर वो वाटर में दिखाता है कि वाटर भी देख लो भाई मेरा, ठीक है, और जब वो वाटर में रिएक्ट कराता है, ऐसे वाटर रखे रहेगा, वाटर में 2 लगाएगा और फिर बल्ब को कनेक्ट करेगा, तो वाटर में भी रिएक्ट कराएगा पॉजिटिव निगेटिव से, तब भी तुम्हारा बल्ब नहीं ग्लो करता है। बट जब वो नमक को, मतलब NaCl को वाटर में मिला देगा, घोल देगा, तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव अलग अलग हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव आयंस आ जाएंगे इसमें, और फिर जब वो डालेगा तो बल्ब जो है वो तुम्हारा ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब जब वो सॉलिड या मोल्टन स्टेट में रहेगा आयनिक कंपाउंड, तब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलो ये खत्म, अब आगे आ जाओ। मोस्टली मेटल्स तुम्हें कहाँ मिलेंगे? मोस्टली मेटल्स कहाँ मिलेंगे? क्रस्ट में मिलेंगे, क्रस्ट में, ना ही मेंटल में ना ही कोर में। ज़्यादातर मेटल तुम्हें क्रस्ट में मिल जाएगा। क्रस्ट क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट मेंटल कोर, ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा। आगे आ जाओ। सी वाटर, नमक पानी रहता है। सी से याद आ गया मुझको रेड सी, रेड सी में बहुत ज़्यादा होता है नमक, इसलिए तुम उसमें तैर भी सकते हो, है ना, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लो कर सकती है, ठीक है। तो सी वाटर में होता है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स बहुत तरह के होते हैं, पर हमें 2 याद रखने हैं, NaCl और MgCl2। NaCl तो याद रहेगा, नमक इसी से निकालते हैं, और MgCl2 भी एक तरह का सॉल्ट है जो हमें सी वाटर में मिल जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। अब देखो, अब क्योंकि थोड़ा सा तुम्हारा चैप्टर है ना, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा ही बचा यार, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, पर ठीक है, थोड़ा ही। जो भी तुमको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो तुमको नेचुरली मिल जाए अर्थ क्रस्ट में, उनको हम मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। बट कुछ केसेस में या कुछ प्लेसेस में जब मिनरल्स जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है। अब उस इम्प्योरिटीज़ को जब हम हटाते हैं तो हम कुछ पैसा लगाते हैं, कुछ टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तब हमको उसका एक मेटल मिलता है जिसको हम ओर बोलते हैं। तो एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन्स अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट एंड देन द मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स, ठीक है। तब हम उसको ओर्स बोलते हैं, जब हम उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उस पर्टिकुलर मिनरल से। तो ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, याद रखना, एग्जाम में पूछ लेगा, और ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। ये देखो कॉपर का ओर, ये देखो ऐसा आयरन का ओर दिखता है, और ये देखो तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर है रब्बा। चलो आगे आ गया, आगे फिर से काशीनाथ कमाली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है जी आ गया हो पिटे, पकाता है कौन है जी आ गया हो पिटे। तो अभी याद रखना, जो टॉप के होंगे दैट इज़ काशीनाथ का माली, ये हमेशा फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। इनको हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो तुम्हारे बीच के हैं दैट इज़ एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये क्या है? ये मॉडरेटली रिएक्टिव है। तो मॉडरेटली रिएक्टिव है, इसका मतलब कि इनमें है लाइक इनमें इम्प्योरिटीज जो होती हैं, या तो ये सल्फाइड फॉर्म में होंगी, या तो ये कार्बोनेट फॉर्म में होंगी, ठीक है, या तो ये ऑक्साइड फॉर्म में होंगी, ठीक है। अब जो तुम्हारा ये है Cu, Hg, Ag, Au एंड Pt, ये तुम्हारे फ्री स्टेट्स में मिल जाते हैं तुमको, ठीक है, इतना कुछ करना नहीं है इनके लिए, ठीक है भाई। आगे बताओ, आगे देखो, जो तुम्हारे कॉपर एंड सिल्वर हैं, देखो मैंने यहाँ पे मार्क भी कर रखा है, ये हमेशा फाउंड हमें मिलते हैं एक कंबाइंड स्टेट में। किस में मिलते हैं? कंबाइंड स्टेट में। जबकि अभी हमने पढ़ा कि भाई जो कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt हैं, ये हमेशा फ्री स्टेट में मिलेंगे, बट कुछ कुछ केसेस में ये हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। किस फॉर्म में? सल्फाइड या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? फाइन। और हाँ, और एक चीज़ यहीं पे देख लो, जब भी हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें या तो वो सल्फाइड का होगा,
या तो उसमें ऑक्साइड होगा और या तो उसमें कार्बोनेट होगा। तो जिसमें ऑक्साइड होगा ना उसको ईजिली कन्वर्ट करना मेटल में ईजी है, ठीक है। ऑक्साइड की लेयरिंग हम बहुत ईजिली हटा सकते हैं, बट सल्फाइड की और कार्बोनेट की लेयरिंग इतनी जल्दी नहीं हटा सकते। इसलिए हमें पहले सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में बदलना होगा एंड देन फिर उसका मेटल का एक्सट्रैक्शन कराना होगा, या ऑक्साइड मेटल में करा फिर रिडक्शन करा फिर उसका प्योरिफिकेशन होगा। वैसे ही कार्बोनेट को पहले हमें ऑक्साइड ओर में करना पड़ेगा कन्वर्ट, और फिर वो ऑक्साइड ओर कन्वर्ट होगा, तुम्हारे रिडक्शन होगा मेटल का, और फिर वो तुम्हारा प्योरीफाई होगा। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। मतलब ऑक्साइड से जाना आसान है, वेयर सल्फाइड और कार्बोनेट से जाना उतना आसान नहीं है। पहले सल्फाइड से ऑक्साइड बदलो, कार्बोनेट से ऑक्साइड बदलो, फिर ऑक्साइड से जाओ, ठीक है। अब देखो ओर्स जो हैं वो तुम्हारे 3 कैटेगरी में मैंने बांटे, जो हाई रिएक्टिव के हैं, जो मीडियम रिएक्टिविटी के हैं, और जो लो रिएक्टिविटी के हैं। अब मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी कौन कौन से हैं अभी बताए थे? पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये तुम्हारे हाई रिएक्टिव के हैं। मीडियम रिएक्टिविटी के कौन कौन से हैं? ये तुम्हारे हो गए अलीजी, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, है ना, अलीजी आयरन हो गया। और लो रिएक्टिव के कौन कौन से हैं? ये तुम्हारे हो गए सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, ये तुम्हारे हो गए। तो अब हम पढ़ेंगे हाई रिएक्टिविटी के पहले। तो जब हाई रिएक्टिविटी के हैं इनमें कराना पड़ता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ मोल्टेन ओर। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है अभी पता चलेगा। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करा लेते हैं तब हमें उसका प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। फिर होता है तुम्हारा मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। अब ये 2 फॉर्म में है, दैट इज कार्बोनेट ओर या फिर सल्फाइड ओर, ठीक है। और सर आपने तो बताया था कि एक ऑक्साइड ओर में भी होते हैं। हाँ ऑक्साइड ओर में होते हैं, पर ऑक्साइड ओर यहीं पे है, ठीक है। मान लो इसका ऑक्साइड ओर भी है। ऑक्साइड ओर को तो तुम डायरेक्टली यहाँ रिडक्शन करा दोगे, इसका प्योर मेटल ले लोगे। ऑक्साइड ओर यहाँ मैंने नहीं लिखा है। अब कार्बोनेट ओर जो है और सल्फाइड ओर है, ये 2 तरह के ओर्स हैं। कार्बोनेट ओर जो है वो कैल्सिनेशन के प्रोसेस से चेंज होता है ऑक्साइड में, और सल्फाइड ओर जो है वो चेंज होता है रोस्टिंग के प्रोसेस से ऑक्साइड में, ठीक है। अब ये क्या है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या है भैया, ठीक है, इधर देख लो। कैल्सिनेशन से याद रखना पोपटलाल, कैंसल, मेरी शादी कैंसल। कैंसल मतलब कैंसल O2, ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा लिमिटेड सप्लाई होगी इधर, ठीक है। कैंसल, ठीक है। रोस्टिंग का O दिख रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा सप्लाई होगी इसमें, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी चीज़ कार्बोनेट से कैल्सिनेशन याद रखना, Ca से Ca, और फिर बचा ही क्या सल्फाइड से रोस्टिंग याद रख लेना, ख़त्म। अभी कैसा है बताऊंगा। अब जब तुम्हारा कैल्सिनेशन रोस्टिंग हो गया तब तुम्हारा बन गया ऑक्साइड ऑफ मेटल, फिर ऑक्साइड का रिडक्शन करा दिया और फिर हमें मिल गया प्योर मेटल। वैसे जो तुम्हारे मेटल्स हैं लो रिएक्टिविटी के, दैट इज कॉपर Ag और Au, ये हमेशा होते हैं सल्फाइड ओर में रहते। तो ये भी शायद इसमें भी हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोनेट में है, बट सल्फाइड में ज़्यादा रहते हैं, मैक्सिमम सल्फाइड में रहेंगे। सल्फाइड का क्या कराओगे, रोस्टिंग कराओगे, बताया था अभी, रोस्टिंग कराया मेटल मिल गया, प्योरीफाई कर गया, ठीक है, याद हो गया। अब देखो, अब मैं यहीं पे तुमको एक चीज़ बता दूं इलेक्ट्रोलिसिस की। कहाँ बताऊं, यहाँ बता देता हूँ। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। तुमने एक बीकर लिया, ठीक है, उस बीकर में तुमने एक थिन स्ट्रिप की मेटल लगाई और एक मोटे स्ट्रिप का, मतलब थिक स्ट्रिप का, उसी का इम्प्योर मेटल लगाया। मान लो ये मेटल है कॉपर, ठीक है, ये है कॉपर। अभी कॉपर की तुमने थिन लगाई और ये भी कॉपर है, बट ये क्या है, इम्प्योर है, और ये क्या है, प्योर है, ठीक है। अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, पॉजिटिव निगेटिव ऐसे करके कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है भैया। और इसमें सोल्यूशन मिला दिया, ठीक। सोल्यूशन का नाम है, जिस चीज़ का मेटल होगा उसी का तुम्हारा सोल्यूशन होगा, CuSO4 का सोल्यूशन मिला दिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करी तो जो इम्प्योर मेटल था उसकी जो कुछ गंदगी होंगी वो 2 तरह की होंगी, या तो सॉल्यूबल या तो इनसॉल्यूबल। जो सॉल्यूबल होंगी वो इसी सॉल्यूशन में मिल जाएंगी, और जो इनसॉल्यूबल होंगी वो जाके नीचे इकट्ठा होती चल जाएंगी ऐसे करके, ठीक। और जो प्योर मेटल, और जो इसमें से मेटल होगा, इम्प्योर मेटल में जो कुछ भी मेटल होगा, जो प्योरिटी होगी, वो जाके इसमें अटैच होती चली जाएगी, ठीक।
ठीक, ये बढ़ता चला जाएगा, लेयरिंग आती चल जाएगी और धीरे धीरे हमें ये चीज़ मिल जाएगी। ये हमें प्योर मेटल यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। समझ में आया? तो जो भी तुम्हारा ये है, ये एनोड होता है, ठीक है, और ये कैथोड होता है, ये वाली। अभी कैसे हुआ? अभी देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगा है, एनोड भी तुम्हारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव दूसरे को रिपल करते हैं, रिपल किया तो जो इधर का मेटल है वो, अब CO2 पॉजिटिव भी तो है, मेटल है, जाके रिपल हुआ, जाके कैथोड से जाके चिपक गया, ऐसे चिपकता रहा, जो इम्प्योरिटी वो नीचे आ गई। इसी को हम एनोड मड बोल देते हैं, एनोड मड, एनोड के नीचे वाली गंदगी। समझ में आया? हाँ ठीक है। वैसे कुछ पूछेगा नहीं, बस इतना पूछेगा कि एनोड से तुम्हारी इम्प्योर बनती है, इम्प्योर वाली स्ट्रिप बनती है, कैथोड से तुम्हारी प्योर वाली स्ट्रिप बनती है। सॉल्यूशन कौन सा होता है? उसी मेटल का सॉल्यूशन होता है। एनोड मड कहाँ पे? एनोड के नीचे जाके हो जाता है। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होती है। बस इतना पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। अब देखो, जो भी तुम्हारी गंदगी होती है, मतलब ये गंदगी को तो एनोड मड बोलते हैं, पर जब हम मिनरल से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते तब उसको गैंग बोलते हैं। गैंग, वो वाला गैंग नहीं है, ये तुम्हारा 4-5 दोस्तों को इकट्ठा किया, गैंग बना ली, वो वाला नहीं, गैंग, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, सॉइल सैंड की। अब देखो, अब एक एक करके पढ़ेंगे। ये तो हमने ऊपर का पढ़ा, ठीक है, हाई रिएक्टिविटी का पढ़ लिया, लो रिएक्टिविटी का पढ़ लिया और मीडियम रिएक्टिविटी का पढ़ लिया। इसमें हम पढ़ेंगे मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, फिर मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और फिर मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। अभी लो रिएक्टिविटी का है, इसका मतलब ये जो मेटल्स हैं ये अनरिएक्टिव है, दैट इज़ तुम्हारे क्या बोलते हैं इनको, अरे यार, अरे Ag और Au, सिल्वर एंड गोल्ड, अबे गोल्ड नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। या तो इनको हीट ही कर दो सिर्फ, तो ये चेंज हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। या फिर तुमको बता दिया इनमें होती है सल्फाइड और की गंदगी, तो इसका रोस्टिंग प्रोसेस कराते हैं और मेटल में ले आते हैं। तो अभी देखो, दो और हैं, सिनाबार और चाल्कोलाइट। सिनाबार और होता है तुम्हारा मरकरी का, क्वेश्चन आया हुआ है, और चाल्कोलाइट कोर होता है तुम्हारा कॉपर का, ठीक, याद रहेगा, ठीक है। तो अब मैंने एक रिएक्शन यहाँ पे लिख दी है, दैट इज HgS, कॉपर सल्फाइड, अरे सॉरी, मर्क्यूरिक सल्फाइड की ऑक्साइड से रिएक्शन करा दी, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी, हीट दे दी, तो Hg और SO2 बन गया। अभी ये क्या था? सल्फाइड मतलब कि रोस्टिंग, और रोस्टिंग में क्या चाहिए होता था? ऑक्सीजन दिया, सल्फाइड और बना HgO, ऑक्साइड में चेंज होगा, और फिर जब ऑक्साइड को हम हीट कर देंगे तो ये तुम्हारा मेटल तुमको मिल जाएगा, प्योर मेटल। समझ में आया? फिर समझा दूं, रुको, ठीक है। देखो, HgS सल्फाइड और की गंदगी, मतलब कि रोस्टिंग का प्रोसेस शुरू होगा। रोस्टिंग बताया था, इस ओ से याद रखोगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दिया, हीट दे दी, चेंज हो गया ऑक्साइड में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो गया। अब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब वापस से तुम हीट कर दोगे एट हाई टेम्परेचर, तब तुमको Hg मिल जाएगा और ऑक्सीजन गैस रिवॉल्व हो जाएगी, तो Hg मेटल तुमको मिल गया। समझ में आया? अब देखो, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ये मैंने तुमको बता ही दिया सल्फाइड और कार्बोनेट का कैसा होता है। सल्फाइड में होती है तुम्हारी रोस्टिंग, मतलब कि हीट देनी होगी एक्सेस एयर में, मतलब O2 एक्सेस में, और कार्बोनेट कैंसल पोपटलाल की शादी कैंसल कैल्सिनेशन, कार्बोनेट, ठीक है, हीट देनी होगी एक लिमिटेड एयर में, ख़त्म। ये देखो ZnS है, जिंक में सल्फाइड की इम्प्योरिटी है, जब हम उसके साथ ऑक्सीजन देंगे, हीट देंगे, तो ZnO में चेंज हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, ZnO, हमें ZnO मिल गया। अब ZnO को जब फर्दर हम हीट कर देंगे तब हमें Zn मेटल मिल जाएगा। वैसे ही देखो, जब जिंक में कार्बोनेट का ओर होगा, इम्प्योरिटी नहीं होती यार, ये ओर होता है, ठीक है, जिंक सल्फाइड ओर होगा, और जब जिंक का कार्बोनेट ओर होगा ZnCO3, तब हम जब उसमें डायरेक्ट हीट दे देंगे विद अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, देखो इसीलिए इसमें O2 नहीं गया हमने। तो अब ये कौन सा प्रोसेस है? ये कैल्सिनेशन का प्रोसेस है। ये कौन सा है? ये रोस्टिंग का प्रोसेस है, ठीक है। तब हमें ZnO मिला, CO2 गैस मिल गई। अब ZnO को जब हम फर्दर हीट दे देंगे तब ये Zn मेटल मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है, आगे आ जाओ। नोट, एक और नोट 500 का, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इज अ रिडक्शन प्रोसेस। इसको एक रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी मेटल को उसके कंपाउंड से निकाल रहे हो तो उसको एक रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। अभी रिडक्शन से मुझको याद आ गया HNO3
और रिडक्शन से नहीं आता है, वो आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि अभी मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। एंड हाईली रिएक्टिव मेटल जो ऊपर के हैं ना, पोटेशियम एंड सोडियम मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी, क्योंकि ये अपने से नीचे वालों को आराम से डिस्प्लेस कर सकते हैं, इसलिए ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, वो क्वेश्चन ऐसा देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तब तुमको ये सब दिमाग में लाना पड़ेगा। अच्छा, ये पढ़ा था एक मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में, ठीक है। ये देखो MnO2 और Al, MnO2 और Al, Mn जो होता है Al से नीचे होता है, ये तुमने पढ़ा नहीं है मैग्नीज और एल्यूमिनियम का, क्योंकि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आगे ऑपिट, काशीनाथ का माली, Mg, Mn नहीं पढ़ा। तो याद रख लो कि एल्यूमिनियम जो है Mn से ऊपर आता है, इसलिए Mn को लाइक Al जो है वो डिस्प्लेस कर देता है Mn को, तो इधर बन जाता है Al2O3 Mn, और ये एक बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। अब याद रखना एक थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन क्या है, रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए, पुराने टाइम मतलब अभी भी होता है, बट थर्माइट रिएक्शन का अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। पुराने टाइम में क्या होता था, जो रेलवे ट्रैक्स होते थे इनमें क्रैक्स आ जाते थे, अब इस क्रैक्स को फिल तो करना ही है, नहीं तो भाई फिर एक्सीडेंट को कैसे प्रिवेंट करोगे। तब अब आयरन के बने हुए हैं, Fe2O3 ऑक्साइड की लेयर और एल्यूमिनियम से रिएक्ट करा दिया तो Al2O3, और बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी। जब बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी जो तुम्हारा आयरन था वो मेल्ट हो जाता था, और मेल्ट होकर उन क्रैक्स में जाके फिल हो जाता था, तो तुम्हारे जो क्रैक्स थे वो बच जाते थे और क्रैक्स ठीक हो जाते थे। तो भाई इसलिए ये थर्माइट रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन एग्जाम्स में पूछी जाती है थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। बैलेंस वैलेंस करना तो आता ही है, कोई क्लास मैंने ली थी बैलेंस वाली, देख लेना, ठीक है। अब देखो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी कौन से, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, है ना, मैग्नीशियम, ये सारे मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी हैं। दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बहुत जल्दी बाइंड हो जाते हैं, बहुत जल्दी। और एफिनिटी मतलब क्या होता है, एफिनिटी, एफेबल, एफेबल मतलब लवेबल, एफेबल लवेबल, ठीक है, वो कैप भी ठीक करते रहो। तो दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी ऑफ फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बहुत जल्दी बाइंड हो जाते हैं देन कार्बन, कार्बन से इतना नहीं। और इनको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से, अभी मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स बता दिया। कैथोड में क्या होता है, हाँ भाई एक तुमको पुराना चैप्टर बताया था क्लैनोड करके, याद कराया था जब हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तब क्लैनोड याद कराया था ना। तो जो तुम्हारा क्लोरीन है ये हमेशा एनोड में चिपकता है, क्यों, क्योंकि एनोड जो है वो पॉजिटिव है, क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, याद रहेगा। और जो कैथोड है वो होता है पॉजिटिव, सॉरी ये होता है नेगेटिव, और Na होता है पॉजिटिव, तो जाके इसमें चिपकता है, याद हो गया, ठीक है। आ गया हो मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर एंड गोल्ड आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली, इलेक्ट्रोलिटिकली हम इनको रिफाइन कर सकते हैं, हाँ ठीक है। इन दिस इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल कहाँ पे, एनोड में, बताया था ना, ये देखो इम्प्योर मेटल कहाँ पे, एनोड में, ठीक है। अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, थिन स्ट्रिप होगी बहुत ज़्यादा पतली स्ट्रिप, वो कहाँ पे, कैथोड में, और एनोड वाली थिक होगी, ठीक है। और एक सोल्यूशन होगा मेटल सॉल्ट का यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये तीनों चीज़ें केसेस याद रखना, मैंने पढ़ा दिया। कोरोजन, अभी कोरोजन जो होता है, हमने आयरन का पढ़ा था अपने फर्स्ट ही चैप्टर में, है ना, कोरोजन और रेंसिडिटी। तो कोरोजन जो है जो आयरन है, आयरन में ऑक्साइड का होता है, ठीक है, ऑक्साइड का हो, दैट इज़ Fe2O3, ऑक्साइड लग जाएगा तो तुम्हारा जो आयरन है वो बहुत जल्दी कोरोड हो जाएगा। Ag में क्या होता है, सल्फाइड की होती है, दैट इज़ Ag2S, ठीक। सल्फाइड लग जाएगा, तुम्हारी सिल्वर जो है वो ब्लैक कलर की हो जाएगी, याद रखना, कलर याद रखना यार, कलर पूछता है, ब्लैक कलर, ये कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन, ठीक। और जो तुम्हारा कॉपर है ये तुम्हारा हो जाता है कार्बोनेट, कार्बोनेट की इसमें लेयर चढ़ जाएगी, मतलब CuCO3, तो ये तुम्हारा कोरोड हो जाएगा, इसमें इसका कलर हो जाता है ब्लूइश ग्रीन, ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन याद रखना, ठीक है, रेडिश ब्राउन, ब्लैक और ब्लूइश ग्रीन। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है, डायरेक्ट, कि कॉपर में कौन सी इम्प्योरिटी है, सल्फाइड वाली, Ag2, सिल्वर की पूछी, कलर पूछा है भाई, ठीक है, तो याद रहेगा ना, कोरोजन ओरोजन, ठीक है। अब आते हैं हम आगे, प्रिवेंशन कैसे करते हैं कोरोजन का, या तो हम उसको पेंट कर दें, गाड़ियों को देखा होगा पेंट रहता है तो कोरोड नहीं होती, ऑयलिंग कर दो, ग्रीस कर दो, गैलोनाइजिंग कर दो। गैलोनाइजिंग क्या है, गैलोनाइजेशन, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, जिंक की लेयरिंग चढ़ाना,
किसी भी मेटल में जिंक की हमने लेयर चढ़ा दी तो उसको गैल्वेनाइजेशन कह देते हैं। एनोडाइजिंग क्या था, जब हम एल्युमिनियम की लेयर किसी मेटल में चढ़ा दें तो उसको एनोडाइजिंग बोल देते हैं, तो याद रहेगा। क्रोम प्लेटिंग कुछ होता होगा, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज़, या फिर एलॉयज़ बनाते हैं तो हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोकने से बचा सकते हैं मेटल को। अब आते हैं एलॉयज़। एलॉयज़ क्या होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और नॉन मेटल्स, याद रखना, टू और मोर मेटल्स या फिर मेटल और अ नॉन मेटल, ना कि नॉन मेटल और नॉन मेटल। ठीक ठीक, याद रहेगा। या तो मेटल मेटल का बनेगा या तो मेटल नॉन मेटल का बनेगा, कभी भी मेटल नॉन मेटल और नॉन मेटल का नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो एलॉयज़ का फ़ायदा क्या है। एलॉयज़ जो होते हैं ना, जब तुम लाइक गोल्ड जो है, अब गोल्ड को प्योर फॉर्म में तुम नहीं पहन सकते, पर जब तुम इसमें एलॉय मिला दोगे तब ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो एलॉय का एक काम तो हार्ड बनाने के लिए, स्टिफनेस प्रोवाइड करने के लिए भी होता है। ठीक है, ऊपर से इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन अ प्योर मेटल, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अभी मान लो जो तुम गोल्ड पे कनेक्ट मतलब वो था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी बहुत ज़्यादा होगी प्योर गोल्ड पे कंडक्टिविटी जो होगी बहुत ज़्यादा हाई होगी। बट जब तुम गोल्ड में थोड़ा सा कॉपर मिला दोगे, मतलब कि एलॉय मिला दिया, मतलब एलॉय बना दिया उसको, तो इसकी जो कंडक्टिविटी है ये कम हो जाएगी और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। पूछता है भाई, डायरेक्ट पूछता है। अब आओ, ये 4 एलॉयज़ तो है जो बार बार पूछता है, बाकी मैंने एक लिस्ट लगा दी है जो तुमको याद रहेगा। ठीक है, तो सोल्डर का होता है लेड और टिन, Pb एंड Sn। ठीक है, लेड एंड टिन। ब्रास का कॉपर और जिंक। ठीक, ब्रॉन्ज का क्यूटी ब्रो याद रखना, क्यूटी ब्रो, कॉपर और टिन। और स्टेनलेस स्टील का देखो, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, स्टेनलेस स्टील में एक तो आयरन तो होगा ही, ठीक है, कार्बन होगा ही, क्रोमियम होगा और तुम्हारा निकल होगा। ठीक, फिकर नहीं याद रखना, फिकर नहीं से बनेगा तुम्हारी स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस है ना, स्टेनलेस कोई दिक्कत नहीं, स्टेनलेस स्टील। तो ये 4 चीज़ें हो गई, ये 4 तो याद रखो ना। अब देखो ये मैंने एक लिस्ट लगा दी है, ब्रास का बता दिया कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज का कॉपर टिन, सोल्डर का PbSn, स्टेनलेस स्टील का फिकर नहीं। जर्मन सिल्वर इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे एग्जाम में आता है, और ऑप्शन बनाने वाले भी UPSC वाले इतने अच्छे हैं कि वो सिल्वर हमेशा दे देते हैं ऑप्शन में, हमेशा बोलेगा कॉपर निकल जिंक और सिल्वर भी, तो तुम उसको तो एलिमिनेट कर देना। ठीक है, जितने 3 ऑप्शन में तो पक्का सिल्वर दे देगा वो, AG रख ही देगा जर्मन सिल्वर में, तो तुम कह देना हमको मत बेवकूफ़ बनाओ, उसमें सिल्वर होता ही नहीं जर्मन सिल्वर में, तो कॉपर निकल और जिंक। ठीक है, गन मेटल पूछता है इसका भी, ये 4 तो याद ही रखना। देखो जिसमें स्टार लग रहा सभी में लग जाएंगे यार। ठीक है, गन मेटल कॉपर Sn और जिंक। ठीक है, कॉपर Sn और कॉपर टिन और जिंक। अब ये ड्यूरेलियम इतना नहीं पूछता है, बट याद रख लेना, मैग्नीशियम तो दिख ही रहा है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। ठीक है, और स्टील देख लेना, आयरन और कॉपर, आयरन और कार्बन, इनके यूजेस देख लेना कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, चलो ये तुम पे छोड़ दूँ, आगे चलते क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। अब करेंगे हम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर। चलो, हीटिंग ऑफ फैन और बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर मतलब O2 की कमी। O2 की कमी किस में थी, रोस्टिंग में थी? नहीं भैया, कैल्सिनेशन। कैंसिल, मेरी शादी कैंसिल, मतलब कैल्सिनेशन। ठीक है, आगे आओ। द रस्टिंग ऑफ एन आयरन नेल। अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जब भी तुम्हारे आयरन नेल में रस्ट लग जाती है, किसी भी आयरन के प्रोडक्ट में रस्ट, या किसी भी चीज़ में, कॉपर में लग गई, अभी सिल्वर में हमने लगवाई थी सल्फाइड की, कॉपर में लगवाई थी कार्बोनेट की, और आयरन में लगवाते हैं ऑक्साइड की। जब भी इसमें लेयर चढ़ जाती है ऑक्साइड की, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो वेट है ये बढ़ जाएगा। पर लोगों को लगता है कि आयरन को तो खा गया, कोरोजन जो है वो आयरन को खा गया, तो अभी इसका वेट कम हो जाना चाहिए, पर नहीं, इसका वेट बढ़ जाता है। तो याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लेस रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन। बनाओ, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी, आगे आओ पीटें। तो अभी लेस रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन पूछ रहा, मतलब हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट। कॉपर है क्या, कॉपर है ना। मैग्नीशियम देखो ऊपर है, ये है। बैरियम का तो छोड़ दो। लेड Pb ये भी ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर ही है। ठीक है, तो बता क्या, कॉपर, याद रहेगा। चलो,
सिल्वर आर्टिकल्स जो हैं तुम्हारे ये बिकम ब्लैक, अभी बताया था ना Ag2S सल्फाइड की लेयरिंग चढ़ जाती है, बिकम सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, बिकॉज क्यों सिल्वर गेट ऑक्साइड टू सिल्वर ऑक्साइड, नहीं भाई सिल्वर सल्फाइड में होता तो मार देता। सिल्वर रिएक्ट विद मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म सिल्वर कार्बोनेट, नहीं भाई ये तो कार्बोनेट वाला तो कॉपर का था, ठीक है। सिल्वर रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर फ्रॉम अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, बिल्कुल ठीक है, सिल्वर सल्फाइड की लेयरिंग होती है, पढ़ा था ना अभी। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और सही ऑप्शन सही। आगे आओ, विच वन द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट, सॉफ्टेस्ट बताइए, सोडियम, सोडियम को काट सकते हो, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इन तीनों को काट सकते हो, तीनों में कोई भी ऑप्शन में होता तो मैं इसको मार्क कर देते। आयरन शीट केप्ट इन मॉइस्ट एयर कवर्ड विद रस्ट, अभी रस्ट क्या है, रस्ट एन एलिमेंट, नहीं। Fe2O3 पढ़ा है ना, अ मिक्सचर ऑफ एन आयरन एंड डस्ट, नहीं। अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर, नहीं। अ कंपाउंड, ये कंपाउंड है, Fe2O3 कंपाउंड है, ठीक है। आगे आओ यार, ये सॉरी जो आंसर मार्क है ना वो मेरे लाइक मेरी बुक्स के हैं, तो मैंने अपने बुक्स में मार्क कर रखे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा तुम्हारे लिए आसान पड़ रहा होगा, बट मैंने तुमको बताया है, ठीक है। सोल्डर जल्दी, सोल्डर, लेड एंड टेन, Pb एंड Sn। ब्रास, कॉपर एंड टिन, क्यूटी ब्रो, नहीं नहीं कॉपर टिन तो ये था, कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन, और स्टील, आयरन एंड कार्बन, ठीक है, खत्म। 4-2-3-1 मार्क कर लेना अपने हिसाब से। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द फॉर्म ऑफ कार्बन नोन एज डायमंड, ठीक है। इट इज़ हार्डर देन ग्रेफाइट, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, ग्रेफाइट से हार्ड होता है डायमंड। इट कंटेन्स द सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन एज अ ग्रेफाइट, बिल्कुल सही बात, कार्बन होता है। इट हैज़ अ डिफरेंट, डी ऑप्शन, इट हैज़ अ डिफरेंट कार्बन टू कार्बन डिस्टेंस इन ऑल डायरेक्शंस, बिल्कुल सही बात है, इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, एक का बाईपिरामिडल होता है, ठीक है, एक का हेक्सागोनल होता है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे। सी ऑप्शन पढ़ो, देखो, इट इज़ अ बेटर इलेक्ट्रिक कंडक्टर देन ग्रेफाइट, हैं डायमंड अच्छा कंडक्टर होता है कि ग्रेफाइट अच्छा होता है, भैया ग्रेफाइट अच्छा होता है, तो ये एक रॉन्ग था, ठीक है। नॉट पूछा है, नॉट कोई आएगा नहीं तुमको बताने के लिए, नॉट याद रखना। विच आर द फॉलोइंग सब्सटेंस डू सिल्वर आर्टिकल्स रिएक्ट दैट सिल्वर आर्टिकल्स दैट मेक्स द सिल्वर आर्टिकल ब्लैक, कितनी बार पूछा है, Ag2S सल्फर, सल्फर, सीरियस एग्जाम 2021। इधर आओ, विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव विद वाटर, अब वाटर से लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है, लीस्ट रिएक्टिव, भैया देखो लिथियम भी नहा लेता है पानी से, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है भाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि जब इनको तुम पानी में डालोगे तो ये आग लगा लेते हैं। एक वीडियो देखा होगा, मैंने देखा है, रील्स वगैरह देखते हो ना तुम लोग, मैं भी देखता हूँ, तो रील्स में जब मतलब एक बंदा रहता है, पानी बरस रहा होता है, सोडियम का मेटल ऐसे फेंकता है, सोडियम मेटल पार्ट से फट जाता है, ठीक है। तो ये तीनों तो रिएक्टिव होते हैं, बट जो सीजियम है ये बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है। सीजियम से याद रखना एटॉमिक क्लॉक, और कुछ याद रखोगे, सीजियम से गैलियम भी याद रखना, दोनों मेटल हैं। अब सीजियम गैलियम याद रहे तो ये भी याद रखना कि पाम में रखने में ये मेल्ट हो जाते हैं, याद रहेगा, याद रहेगा। आ गया, और हाँ, जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ, कह रहा था मैं, सिल्वर देखो, सिल्वर सिल्वर सिल्वर, सिल्वर नहीं है इसमें, कॉपर जिंक निकल, फिर भी याद रखना कॉपर जिंक निकल, ठीक है। अब देखो स्टेनलेस स्टील का क्या था, स्टेनलेस स्टील का वो बताओ, और फिकर नहीं, फिकर, निकल और आयरन, फिकर नहीं, फिकर नहीं, ठीक है, फिकर नहीं था ना, स्टेनलेस स्टील कहाँ गया, फिकर, अच्छा कार्बन भी है, हाँ कार्बन भी, फिकर नहीं, ठीक है। आगे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज एज अ टाइम कीपर इन एटॉमिक क्लॉक्स, एटॉमिक क्लॉक्स, सीजियम, इस बार भी आया है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कोरोड्स रैपिडली, कौन सा जल्दी हो जाएगा बताओ, कौन सा मेटल जल्दी कोरोड हो जाएगा, देखो कौन सा हो जाएगा। देखो सिल्वर तो कोरोड होता, सॉरी ये है सिल्वर, सिल्वर तो होगा नहीं, ठीक है। एल्युमिनियम ऊपर है, जिंक ऊपर है, आयरन, आयरन हो जाएगा, आयरन सबसे जल्दी कोरोड हो जाएगा रैपिडली, ठीक है। चलो आगे आओ,
तुरंत बनाया करो ये रिएक्टेड सीरीज। काशीनाथ कमाली आलू रफी का पता है, कौन है जी आ गया और पीठे, और वो 30 एलिमेंट याद होनी चाहिए। हाही लीबे बगनोफनी नमक ऐसी पीएस क्लर्क का साइंस टीचर रेडिकुल मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। ठीक है, एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम बॉक्साइड और, बॉक्साइड इसका और है। ठीक है, एल्यूमिनियम का और कौन है, बॉक्साइड। ठीक है, एमेल्गम किसका है बताओ, मर्क्यूरी का। ठीक ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ, ये कहाँ से आ गया भैया, चलो वॉशिंग सोडा बताया Na2CO3.10H2O। ये देखो पहला ही ऑप्शन Na2SO4 दिया है ना, ये देखो आराम से मार्क करना भैया, मैं यही मार्क करने जा रहा था। ए विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में 3 रखे जाते हैं, कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। देख लो सोडियम ये रखा हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। आगे आओ इधर आओ, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स हैज़ द सेम वैलेंसी। हाँ अब वैलेंसी देखो, Na का होता है 11, Mg का होता है 12 और Ca का कितना होता है, यहाँ पे लिख लूँ क्या, तुमको इजी पड़ेगा। हा ही ली बे, थोड़ा टाइम भाई, इतने से 3-4 सवाल और बचे, रो रहे हो। बक नो फ नी ना मग अल सी पी एस क्लर कक्का। ठीक है, अब देखो Na 11, Mg 12 और Ca 20। ठीक है भाई, इनके देखो 281, छोटा कर दूँ इसको, लिख पाऊंगा तो मैं समझा पाऊंगा। तो भाई इसके आउटर मोस्ट में आएंगे 281, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, इसकी हो जाएगी 282। तो भाई पहले ऑप्शन तो ये तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है सेम होनी चाहिए ना, सेम वैलेंसी। तो ये ऑप्शन तो गया क्योंकि एक की 1 है, एक की 2 है, ख़त्म। इधर देखो, ये देखो वापस से ये दोनों एलिमेंट, वापस से दोनों नहीं होंगे। Mg Ca और K इधर मिटा दूँ, ठीक है। Mg क्या है, Mg का है 282, 12 है ना। Ca का क्या है 288, 8 8 16 2 18 और 2 है ना, 20 होता है, देखो 20 है इसका, 20। और क्या बोला है, पोटेशियम, पोटेशियम का क्या है, ये पोटेशियम 19, मतलब 2 8 10 8 18 और 1 आ गया वापस से इसमें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो भाई यही बचा, मेरे ख्याल से यही होनी चाहिए, देख लेते हैं। Mg Ca तो हैं, देखो Mg का भी 2 लास्ट आ रहा है, Ca का भी 2 लास्ट आ रहा है, तो मतलब 282 आ रहा है, Ca का 2882 ये भी आ रहा है। बेरियम देख लो बस एक बार, बेरियम तुम्हारा कहाँ है, ये है, ठीक है। हाही ली बे बक ऐसे लिखते हैं, बेरियम Ba होता है यार, मैं भी गलती कर रहा था, बी लिख रहा था सिर्फ। 1 2 3 4 5, तो 2 और 3, 2 और 3 आ रहा है ना यार, 2 और 3, तो इसकी तो होनी चाहिए थी 3, मेरे ख्याल से तो यही आंसर होना चाहिए। या फिर ये हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरो, अच्छा बोरोन है भाई, गलत कर रहा हूँ, बेरिलियम बोल रहा है ये, गलत कर रहा था, ये तो बोरोन है भाई, सही तो लिख रहा था। रुको, थोड़ी सी बहुत गंदी सी मिस्टेक हुई है, ये तुम्हारा बोरोन है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन। अब Ba क्या होता है, Ba का मुझे वो देखना पड़ेगा, वेरी गुड, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। अब Ba देखो मुझको पता नहीं है, पर मैंने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो मैं ये ऑप्शन को टिक कर देता, पर फिर भी तुम्हारे उसके लिए मैं ज़रा चेक करके बता देता हूँ कि बेरिलियम का नंबर क्या होता है। अरे सॉरी, अरे भाई यार, रुको Ba क्या है, जस्ट अ सेकेंड। Ba बेरियम का होता है एटॉमिक नंबर 56, ठीक है। तो भाई कर लेना अपने हिसाब से, कोशिश करें क्या एक बार। 2 8 10 8 16 8 24 8 32 8 38 8 46 8 52 52 56 होता है, पता नहीं भाई,
ये ऐसे करते कि और कुछ दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, 3 तो एलिमिनेट तुमसे करवा दिए थे मैंने, ये। अब बेरियम का 56 होता है भाई, ये पता ही नहीं था। चलो आगे आ जाओ यहाँ पे। इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल इज मेड ऑफ इम्प्योर एनोड, बताया था, बहुत ज़्यादा थिक, कैथोड में थिन, और इसमें होती प्योर। ब्रास कंटेन्स ब्रास कॉपर जिंक, क्यूटी ब्रो कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर टिन क्यूटी ब्रो ब्रॉन्ज, ठीक है। हीटिंग ऑफ एन ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस कैल्सिनेशन, ठीक है। तो इसी के साथ सारे क्वेश्चंस ख़त्म हुए, और ये PDF तुम्हें मिल जाएगी कहाँ पे, अपना लक्ष्य 1 में, टेलीग्राम में सर्च करना अपना लक्ष्य 1, विल गेट माई चैनल। अभी हमारे साथ 380+ हैं अपने पास स्टूडेंट्स, एंड ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। इंस्टाग्राम में इतना ज़्यादा एक्टिव है नहीं हम। और आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ही क्वेश्चन करेंगे, कहाँ पे, अपना लक्ष्य क्विज़ में। अपना लक्ष्य, इसी के आगे क्विज़ लिख देना तो तुमको मिलेगा नाम, अपना लक्ष्य मतदान केंद्र, जहाँ पे हमसे वोटिंग कराते हैं आपकी क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ पे आ जाना, क्वेश्चन करेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स के, जो मैं यहाँ पे इस वीडियो में नहीं इंक्लूड कर पाया क्योंकि वीडियो जो है वो बड़ा हो जाता। तो ये PDF तुम्हें मिल जाएगी अपना लक्ष्य 1 में आज रात 9 बजे तक। और यार अच्छा लगा, तुम अगर सीरियसली अभी तक बैठे हो तो आई एम फीलिंग वेरी गुड कि है, अच्छा लग रहा है मेरे को। ये देखो ये क्वेश्चन MgBA वाला, और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एनोड वाला, ब्रास कंटेन्स कॉपर जिंक, ठीक है। तो अगर अभी तक बैठे हो तो काफ़ी ज़्यादा तुम्हें हेल्प मिलेगी, और भाई पढ़ते रहो क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास में है। FCAT का एग्ज़ाम आने वाला है, CDS भी सितंबर 1 में है, ठीक है। SSC के एग्ज़ाम तो चल ही रहे हैं, CPO है, और क्या CGL के भी फॉर्म्स आ गए। तो प्लीज़ अपने अपने घर में रहो या जहाँ भी हो, अच्छे से पढ़ो, घर वालों को प्राउड कराओ, और कुछ भी डाउट्स वगैरह हो, अपना लक्ष्य है ही है यार, मैं हूँ ही तुम्हारे साथ, अपना लक्ष्य 1, मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आ जाना भाई, करते रहेंगे साथ में। चलो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो।